सभी बच्चों को हरिओम। पिछले वीडियो लेसन में मैंने आप लोगों को डीएनए के बारे में पूरी जानकारी दी। आज मैं आप लोगों को आनुवांशिक पदार्थ के गुण डीएनए बनाम आरएनए इसके बारे में समझाऊंगी। यह स्पष्ट है कि प्रोटीन बनाम डीएनए के बीच जो विवाद आनुवांशिक पदार्थ को लेकर था वह हर्श और चेस के प्रयोग से सुलझ चुका था। अब यह सर्वमान्य हो चुका है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। फिर भी यह स्पष्ट हो गया कि कुछ विषाणुओं में आरएनए जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस या क्यूबिटा बैक्टीरियोफेज, ये कुछ विषाणु हैं जिनमें आरएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पर क्यों डीएनए प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है जबकि आरएनए दूत व अनुकूलन जैसे सक्रिय कार्य करता है? दोनों न्यूक्लिक अम्ल अणुओं की रासायनिक संरचना में क्या अंतर है, ये प्रश्न आते हैं। क्या डीएनए और आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतरों को बता सकते हैं? तो पहले भी हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। यहाँ पर मैं कुछ अंतर के द्वारा आपको स्पष्ट करती हूँ कि आरएनए और डीएनए में क्या आधारभूत अंतर है। देखिए, यहाँ पर जैसे आपको बताया गया कि डीएनए क्या है, मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है ना, लेकिन फिर भी कुछ विषाणुओं में आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा गया है। तो क्यों डीएनए प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है? हम आरएनए को प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ क्यों नहीं कह रहे हैं, जबकि यहाँ पर आरएनए भी तो कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन आरएनए को या तो दूत या फिर अनुकूलन जैसे सक्रिय कार्य करने वाला कहा गया है। तो दोनों जो न्यूक्लिक अम्ल है आरएनए और डीएनए, इनकी रासायनिक संरचना में क्या ऐसा अंतर होता होगा? देखिए, एक अणु जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया कि किसी अणु को यदि हम आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है कहते हैं तो उनमें कौन कौन से मुख्य लक्षण होने चाहिए करके, या वह किन मानदंडों पर खरा उतरता है। ठीक है, तो बताया था आपको कि यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो, अर्थात उस अणु में अपने जैसा ही अपनी कार्बन कॉपी बना पाने में वह सक्षम हो। दूसरा ये कि इसे संरचना व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए, अर्थात इसकी संरचना और इसका रासायनिक संगठन बदलना नहीं चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, इनमें धीमे परिवर्तनों की संभावना होती है जो विकास के लिए आवश्यक है, जिसको उत्परिवर्तन भी कहते हैं। धीमे परिवर्तन, इनमें वो संभावना होनी चाहिए, भले ही वो परिवर्तन बहुत धीमी गति से हो ताकि आगे चल करके विकास की संभावनाएं बनी रहें। तो जो धीमे परिवर्तन की संभावना इनमें जो होती है वही विकास के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा इसमें स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। जो मेंडल ने जो अपना लक्षणों के आधार पर जो आनुवांशिकता को समझाया है, उस आधार पर मेंडल के लक्षण के अनुरूप उनमें अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ठीक है, अब आरएनए और डीएनए में यदि हम मुख्य अंतर देखें तो डीएनए जो होता है यह केंद्रक तथा कुछ कोशिकांगों में पाया जाता है, जबकि आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म और अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में बहुत कम मात्रा में होता है। डीएनए प्रमुख रूप से जीवों में आनुवांशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए सिर्फ कुछ विषाणुओं को यदि छोड़ दिया जाए तो यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करते। यानी कुछ एक विषाणु हैं जिनमें यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, बाकी किसी में भी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करते हैं। डीएनए में इसके पहले मैंने आपको क्लास में बताया था डबल स्टैंडर्ड होता है ना, कि इनके दो स्ट्रैंड्स इसमें पाए जाते हैं। एक जीवाणु भोजी ही इसका अपवाद है 5:174। ये एक ऐसा जीवाणु भोजी है जो कि अपवाद स्वरूप सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए में डबल स्टैंड आपको बताया है, देखिए इस प्रकार से ये एक स्टैंड और इस प्रकार दूसरा स्टैंड लिपटा हुआ रहता है, जबकि आरएनए स्टैंड ये आरएनए का है और ये डीएनए के लिए है। तो डीएनए में डबल स्टैंड और आरएनए में सिंगल स्टैंड ये होता है। अपवाद आपको बताया मैंने, डीएनए में एक जीवाणु है, जीवाणु भोजी, जो कि सिंगल स्टैंड होता है, और आरएनए में भी एक स्टैंड है, एक अपवाद है रियो वायरस। कौन सा वायरस? रियो वायरस, जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ये एक अपवाद स्वरूप है आरएनए में, बाकी सभी आरएनए
सिंगल स्ट्रैंड वाले होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडर्ड ही होते हैं। एक डीएनए अणु में लाखों न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या 70 से लेकर 12,000 तक अर्थात गिनी जा सकती है। 70 से लेकर के 12,000 तक के न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है, जबकि डीएनए के एक अणु में लाखों न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। डीएनए का अणुभार भी बहुत ज़्यादा होता है और आरएनए का अणुभार अपेक्षा के डीएनए से कम होता है। यह फ्यूल चेन पॉजिटिव होता है, अर्थात ये फ्यूल चेन से अभिरंजित हो जाता है। फ्यूल चेन से यदि हम इसको कलर करें तो यह उसमें कलर्ड हो जाएगा, अभिरंजित हो जाएगा। अभिरंजित होना मतलब कलर हो जाना, ठीक है। जबकि आरएनए फ्यूल चेन से अभिरंजित नहीं होता है, अर्थात निगेटिव होता है, फ्यूल चेन से निगेटिव होता है। डीएनए 2 प्रकार का होता है, केंद्रकीय और अकेंद्रकीय, जबकि आरएनए कई प्रकार के होते हैं। मैसेंजर आरएनए जिसको एमआरएनए कहते हैं, टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, आरआरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं और प्राइमर आरएनए। इस प्रकार आरएनए जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इसके अलावा डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। इसके जो क्षारक होते हैं उसके बारे में भी आपको बताया है। डीएनए में थाइमिन प्रकार का पिरिमिडिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल प्रकार का होता है। इसके अलावा और भी कई सारे अंतर हैं जो कि डीएनए और आरएनए में असमानता को प्रदर्शित करता है। तो यदि कोई क्षार युग्मन पूरकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करता है, तब वह पाएगा कि दोनों न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए में स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है। सजीव तंत्र के अन्य अणुओं में जैसे प्रोटीन स्वयं प्रथम मापदंड को पूर्ण करने में असफल रहे। अनुवांशिक पदार्थ इतना स्थायी होना चाहिए कि जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं, उम्र या जीव की शारीरिक में परिवर्तन में इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थिरता कहा गया ना, तो इतना स्थायी होना चाहिए कि आपके जीवन में अलग अलग अवस्थाएं आती हैं, अलग अलग उम्र आती है, आपके शरीर में परिवर्तन होते हैं, उसके बावजूद भी अनुवांशिक पदार्थ में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इतना स्थायी होना चाहिए अनुवांशिक पदार्थ को। अनुवांशिक पदार्थ का स्थायित्व उसकी एक प्रमुख विशेषता है जो ग्रिफिथ के रूपांतरित कारक से स्पष्ट हो चुका है, जिसमें अपने ताप से जीवाणुओं की मृत्यु हो जाती, लेकिन अनुवांशिक पदार्थ कुछ विशेषताएं नष्ट नहीं हो पाती हैं। आपने देखा था कि एस प्रभेद को जब गर्म किया गया तो उसके जीवाणु मर गए थे, और जब उसको चूहे में इंजेक्ट कराया गया तो चूहा क्या हो रहा था, मर जा रहा था। लेकिन जब एस प्रभेद जो गर्म किया हुआ और सजीव आर प्रभेद को मिश्रण को चूहे में इंजेक्ट कराया गया तो चूहे नहीं मर रहे थे। क्यों? क्योंकि एस प्रभेद के जीवाणुओं की मृत्यु भले ही हो गई थी, परंतु जो डीएनए था वह डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो ग्रिफिथ के इस प्रयोग से स्पष्ट हो गया था कि ताप से जीवाणु की मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन अनुवांशिक पदार्थ की कुछ विशेषताएं नष्ट नहीं हो पाती हैं। और डीएनए के परिप्रेक्ष्य में इस बात को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो गर्म करने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन पुनः उचित स्थिति के आने पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यानी गर्म किया तो गर्म करने पर बताया आपको कि जीवाणु तो मर गए, परंतु डीएनए की कुछ विशेषताएं नष्ट नहीं हो पाई, भले ही दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से किस प्रकार से डीएनए का स्ट्रैंड ये इस प्रकार लिपटा हुआ रहता है ना, लेकिन जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये अलग अलग हो जाता है, अलग अलग स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, परंतु उचित स्थिति आने पर वो पुनः एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर 2 हाइड्रोक्सिल समूह मिलता है। यह क्रियाशील समूह है जिसमें आरएनए अस्थिर व आसानी से विखंडित हो जाता है। डीएनए का आपको बताया कि डीएनए बिल्कुल भी वो क्या होता है, उसकी विशेषताएं नष्ट नहीं होती हैं, परंतु आरएनए को यदि देखा जाए तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर 2 यानी हाइड्रोक्सिल समूह मिलता है, और यह हाइड्रोक्सिल समूह क्रियाशील समूह है जिसमें जिससे आरएनए क्या हो जाता है, अस्थिर और आसानी से विखंडित हो जाता है। इस कारण से डीएनए रासायनिक संगठन की दृष्टि से कम सक्रिय व संरचनात्मक दृष्टि से अधिक स्थायी है। अगर उसका रासायनिक संगठन देखें तो उसमें ऐसा कोई समूह नहीं है, मतलब वो कम सक्रिय होता है, उसके समूह इतने क्रियाशील नहीं होते हैं, लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अत्यधिक स्थायी होते हैं। इस कारण दोनों न्यूक्लिक अम्लों में डीएनए एक अच्छा अनुवांशिक पदार्थ माना गया है। दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल हैं, डीएनए भी आरएनए भी, परंतु जैसे मैंने बताया था कि कुछ प्रश्न आते हैं कि जब आरएनए भी विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाए तो इसको क्यों नहीं माना गया मुख्य अनुवांशिक पदार्थ। तो इस कारण से आरएनए को
मुख्य आनुवांशिक पदार्थ नहीं माना गया है, क्योंकि डीएनए के अंदर जो विशेषताएं हैं वो आरएनए में नहीं पाई जाती हैं। वास्तव में डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन होने से उनमें एक अधिक स्थायित्व मिलता है। जो स्थायित्व उसका आता है वो क्यों आता है ना, आरएनए क्यों इतना स्थायी नहीं है? तो डीएनए में जो यूरेसिल की जगह क्या है, थाइमिन है। आपको नाइट्रोजन क्षार पढ़ाया था मैंने, 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार में डीएनए में कौन कौन सा होता है बताया था, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है ना। तो डीएनए का स्थायित्व का कारण क्या है कि डीएनए में इस यूरेसिल की जगह पर क्या पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है। यूरेसिल की जगह पर क्या पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है। यही उसके स्थायित्व का कारण है। ठीक है, दोनों आरएनए व डीएनए उत्परिवर्ती हो सकते हैं। वास्तव में आरएनए अस्थायी है, वह तीव्र गति से उत्परिवर्तित होता है। परिणाम स्वरूप विषाणुओं में आरएनए जीनोम मिलता है। उनकी जीवन अवधि छोटी व तेजी से उत्परिवर्तित व विकसित होने वाली होती है। उत्परिवर्तन किसको बोलते हैं, अचानक होने वाला परिवर्तन, उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन, जिसके कारण से विकास जो है वो क्या होता है, तेजी से, उसका जीवन अवधि क्या हो जाएगी, छोटी, और वह तेजी से उत्परिवर्तित व विकसित होने वाली होती हैं। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे कूट लेखन करते, कोडिंग, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, इसलिए वे आसानी से लक्षण को व्यक्त करते हैं। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए पर निर्भर रहता है। क्यों? क्योंकि आरएनए जो है वो ही प्रोटीन संश्लेषण, सीधे कूट लेखन का कार्य कर रहा है ना। आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे क्या कर रहा है, कोडिंग का काम करता है। इसीलिए डीएनए जो है वो आरएनए पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्भर रहता है। प्रोटीन संश्लेषण की सारी व्यवस्था आरएनए से विकसित हुई है। जितना मेरे प्रोटीन सिंथेसिस की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब किससे विकसित हुई हैं, आरएनए से विकसित हुई हैं। तो उपरोक्त जितनी आपको मैंने बातें समझाई, दोनों डीएनए व आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए के अधिक स्थायी होने से वह आनुवांशिक सूचनाओं के संचय हेतु सबसे उपयोगी है। आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण हेतु आरएनए उपयुक्त है। यानी डीएनए किसके लिए अधिक स्थायी होने के कारण से वह क्या कर रहा है, आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करता है, संग्रहित करने के लिए ज़्यादा उपयोगी है। और आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करना है, संग्रहित करने के लिए तो डीएनए हो गया, परंतु उसको स्थानांतरित करना है तो उसके लिए वो कौन सा, आरएनए ज़्यादा उपयुक्त होता है। क्योंकि एक जगह पर संचित होने के बाद में उसका स्थानांतरण होना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर पहुंचाना या फिर एक जगह से दूसरे जगह पर उन सूचनाओं को पहुंचाना, वह किसके द्वारा होगा, आरएनए के द्वारा होगा। यानी आरएनए उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर आपको डीएनए और आरएनए दोनों में तुलनात्मक बताया गया कि कौन किस कार्य के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। आइए अब आरएनए संसार, इसके बारे में जानते हैं। पहले की जितने चर्चा हमने की, आपको जो भी समझाया, उससे एक प्रश्न तो ये भी उठता है कि प्रथम आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। यहाँ पर आपने रासायनिक विकास के बारे में विस्तृत रूप से समझा, लेकिन संक्षेप में अगर कुछ बिंदुओं व तथ्यों को हम आवश्यक रूप से जान पाएंगे तो हमें आरएनए के बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाएगी और इसे आप समझ पाएंगे। आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ था, ध्यान रखिए, आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ था। अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रम जैसे उपापचयी, स्थानांतरण, संबंधन आदि का विकास आरएनए से ही हुआ है। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के साथ साथ एक उत्प्रेरक क्या होता है, जैविक तंत्र में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आरएनए उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती हैं। प्रोटीन एंजाइम का इसमें कोई योगदान नहीं है, अर्थात इन क्रियाओं को आरएनए के द्वारा ही उत्प्रेरित किया जाता है, जिसमें ना ही प्रोटीन और ना ही एंजाइम। क्योंकि अक्सर हम उत्प्रेरक के रूप में किसको देखते हैं, प्रोटीन या फिर एंजाइम को। किसी भी रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए सामान्यतः कोई प्रोटीन या फिर कोई एंजाइम ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, परंतु आरएनए जो है जैविक क्रियाओं में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके लिए आरएनए ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, ना कि कोई प्रोटीन और ना ही कोई एंजाइम। तो आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी है, जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं। इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ, अर्थात डीएनए कैसे आया, आरएनए से। आरएनए
के रासायनिक रूपांतरण, आरएनए में ही कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ जिसके फलस्वरूप डीएनए का विकास हुआ, जिससे यह अधिक स्थायी है। डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड्स हैं वह पूरक रज्जुकों के कारण तथा इसमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी हैं। तो ये आरएनए के बारे में था कि आरएनए क्या है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु क्या, आरएनए ही पहला आनुवांशिक पदार्थ है, याद रखिएगा। और आरएनए जो है वो कई ऐसे जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जैव रासायनिक अभिक्रियाएं भी उत्प्रेरित करता है जिसमें ना ही प्रोटीन का कोई योगदान होता है और ना ही एंजाइम का कोई योगदान होता है। और आरएनए में ही रासायनिक रूपांतरण के फलस्वरूप डीएनए का विकास हुआ है, जबकि आरएनए क्या था, अस्थायी था। और डीएनए जो कि आरएनए से ही विकसित हुआ है वह अधिक स्थायी है। डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड्स होते हैं वह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिनमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के परिवर्तन, समय समय पर उनमें मरम्मत प्रक्रिया होती रहती है, जिसके कारण से उनमें यानी डीएनए में कोई परिवर्तन होना भी चाहे तो वह नहीं हो सकता, परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, नहीं तो फिर वह स्थायी नहीं कहलाता। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम प्रतिकृति के बारे में देखते हैं। क्या होता है प्रतिकृति, है ना। तो डीएनए के द्विकुंडली रचना के प्रतिवाद के साथ ही डीएनए के द्विकुंडली रचना के प्रतिपादन के साथ ही वॉटसन और क्रिक ने तत्काल डीएनए की प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत की। यदि उनके मूल कथनों को उद्धृत किया जाए तो यह इस प्रकार है कि विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद आनुवांशिक पदार्थ के नए रूप के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने से बचा नहीं जा सकता था। ये वॉटसन व क्रिक 1953 इन्होंने उपरोक्त योजना से स्पष्ट किया कि दोनों रज्जुक अर्थात दोनों स्ट्रैंड अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर नए पूरक रज्जुओं का निर्माण करते हैं। प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद जो डीएनए अणु बनता है उसमें एक पैतृक व एक नई निर्मित लड़ी रज्जुक होती है। डीएनए प्रतिकृति की यह योजना सेमी कंजर्वेटिव या फिर अर्ध संरक्षी कहलाती है। यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रकृतियन का वॉटसन क्रिक प्रतिरूप है। तो प्रतिकृति का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रतिकृति का तात्पर्य क्या हो रहा है, यहाँ पर अपने समान नए को तैयार करना, जिसमें एक में तो पैतृक गुण होगा लेकिन उसके दूसरे स्टैंड में नए गुण होंगे। ठीक है, तो द्विगुणन अथवा पुनरावृत्ति जो होता है वो डीएनए का प्रमुख गुण होता है और इसी के द्वारा वो अपनी नई प्रतिकृति तैयार करता है, यानी अपनी कॉपी तैयार कर रहा है। ठीक है, यह क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसकी सहायता से जीव अपने गुणों को कहाँ पहुँचाएगा, अगली पीढ़ी में पहुँचाएगा। और यह कोशिका चक्र के अंतरावस्था के एस फेज में संपन्न होता है। कौन से फेज में? एस फेज में संपन्न होता है। डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया के बारे में पहले लोगों में अनिश्चय की स्थिति थी। डेलब्रुक के अनुसार डीएनए द्विगुणन की अलग अलग विधियां हो सकती हैं। उन्होंने परिक्षेपी विधि, पूर्ण संरक्षी विधि, अर्ध संरक्षी विधि इनके बारे में बताया था। यहाँ पर आपको अर्ध संरक्षी विधि का चित्र दिखाई दे रहा है, इसके बारे में आपको समझा रही हूँ। अर्ध संरक्षी विधि ये जो है सर्वप्रथम इस्चेरिचिया कोलाई से प्राप्त हुई थी और आगे जाकर उच्च जीवों जैसे पौधों व मानव कोशिकाओं में पता लग पाया। मैथ्यू मेसेल्सन व फ्रैंकलिन स्टॉल ने 1958 में यह प्रयोग किया था। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने इस्चेरिचिया कोलाई को ऐसे संवर्धन में विकसित किया जिसमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, N जो है वो नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक है। तो इस्चेरिचिया कोलाई को कैसे संवर्धन में विकसित किया है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड कई पीढ़ियों तक केवल नाइट्रोजन का स्रोत है, जिसके परिणाम स्वरूप नवनिर्मित डीएनए एवं अन्य दूसरे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में नाइट्रोजन व्यवस्थित हो जाता है। इस भारी डीएनए अणु को सामान्य डीएनए से सोडियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रीकरण करने से अलग कर सकते हैं।
आपको ध्यान देना होगा कि नाइट्रोजन एक विकिरण सक्रिय समस्थानिक नहीं है, विकिरण सक्रिय समस्थानिक नहीं है और यह नाइट्रोजन से घनत्व के आधार पर अलग किया जा सकता है। नाइट्रोजन 15, ठीक है, नाइट्रोजन समस्थानिक कहा जा रहा है ना, तो अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन, मतलब वहाँ पर एक 15 नाइट्रोजन, 14 नाइट्रोजन। एक बार फिर आपको समझा दूँ कि ये इसमें क्या किया गया है। पहले बताया गया आपको कि इस्चेरिचिया कोलाई जो जीवाणु है उसको किस प्रकार के संवर्धन माध्यम में विकसित किया जा रहा है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड हो, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जो है वो कई पीढ़ियों तक केवल नाइट्रोजन का स्रोत रहेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 15 यानी किस प्रकार का लिया गया है यहाँ पर, नाइट्रोजन 15 वाला ना, तो नाइट्रोजन 15 कई पीढ़ियों तक केवल नाइट्रोजन का क्या रहता है, स्रोत रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप नवनिर्मित डीएनए एवं अन्य दूसरे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में नाइट्रोजन 15 व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है। यानी कई पीढ़ियों तक नाइट्रोजन 15 ही पाया जाएगा। और इस भारी डीएनए अणु को सामान्य डीएनए से सोडियम क्लोराइड के, आपके पास क्या है, भारी डीएनए अणु, इसको क्या करना है, सामान्य डीएनए से सोडियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रीकरण करने से अलग कर सकते हैं। अपकेंद्रीकरण की विधि भी आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो ध्यान देने की बात यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन 15 एक विकिरण सक्रिय समस्थानिक नहीं है और यह नाइट्रोजन 14 से घनत्व के आधार पर अलग किया जा सकता है। इसके बाद कोशिकाओं को ऐसे संवर्धन में स्थानांतरित किया जिसमें साधारण यानी नाइट्रोजन 14 वाला, ठीक है, आपका पहले वाला क्या था, नाइट्रोजन 15 वाला था, उस पर आपने इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु को संवर्धित किया था, विकसित किया था, ठीक है। इसके बाद दूसरे चरण में हम क्या कर रहे हैं, जब कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है, कहा संवर्धन माध्यम में अलग कर लिया गया, तो इसके बाद कोशिकाओं को क्या करना है, ऐसे संवर्धन माध्यम में आपको स्थानांतरित करना है जिसमें साधारण NH4Cl अर्थात नाइट्रोजन 14, ठीक है, उसमें स्थानांतरित करना है। और निश्चित समय अंतराल पर गुणित कोशिकाओं के नमूने को लेने पर वे इससे डीएनए निष्कर्षण करने पर पाया कि यह हमेशा द्विरज्जु कुंडलियों के रूप में मिलता है। डीएनए के घनत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु विभिन्न नमूनों को स्वतंत्र रूप से CGM CSCI ग्रेडियंट की प्रवणता पर अलग किया गया। ये देखिए यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है आपको, मेसेल्सन एम स्टाल का प्रयोग, जिसमें आप पहले देखिए अपकेंद्री बल, जिसमें आपने नाइट्रोजन 15 लिया हुआ है, ठीक है, और दूसरे वाले में फिर नाइट्रोजन 14 से कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको नाइट्रोजन 14 डीएनए, नाइट्रोजन 15 डीएनए, नाइट्रोजन 14 डीएनए, नाइट्रोजन 14 डीएनए, इस प्रकार अलग अलग आपको पीढ़ी 1 पीढ़ी 2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप इसको और अच्छे समझ सकते हैं। पहले क्या किया था, नाइट्रोजन 15 डीएनए लिया है, ये देखिए जीवाणुओं को पहले किस पे करना है, ये नाइट्रोजन 15 NH4Cl जो लिया था उस पर करना है, ठीक है। और उसके बाद में फिर पीढ़ी 1 में 20 मिनट बाद नाइट्रोजन 15 डीएनए और नाइट्रोजन 14 डीएनए, फिर 40 मिनट बाद पीढ़ी दूसरी आ गई, सेकेंड जनरेशन, जिसमें आपको नाइट्रोजन 14 डीएनए, नाइट्रोजन 15 डीएनए, फिर नाइट्रोजन 14 डीएनए और नाइट्रोजन 15 डीएनए। तो ये वाला देखिए आपको यहाँ पर आपके दोनों स्टैंड एक समान हैं इन दोनों में, और जो बीच के जो हैं नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14, इसमें एक स्टैंड रेड कलर का दिख रहा है, एक स्टैंड ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आप नीचे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपने को बताया गया कि भारी, पहला वाला आपने क्या किया था, पहले चरण में आपने क्या किया था, भारी समस्थानिक है ना, नाइट्रोजन 15 भारी समस्थानिक है। उसके बाद में संकरित हुआ, ये नाइट्रोजन 14 और 15 का है, और उसके बाद हल्का और भारी आपको इसमें दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन 14 हल्का है और नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, ठीक है, वो क्या होगा आपका भारी होगा। जिसमें नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 दोनों है वो क्या होगा, भारी होगा, और जहाँ नाइट्रोजन 14 दिख रहा है वो हल्का होगा। इस प्रकार अपकेंद्रण से निष्कर्षित किया गया डीएनए, यानी अपकेंद्रण की विधि के द्वारा डीएनए को क्या कर रहे हैं, निष्कर्षित कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ठीक है।
इस प्रकार संवर्धन, जिसको नाइट्रोजन 15 से नाइट्रोजन 14 माध्यम पर एक पीढ़ी तक स्थानांतरित किया गया था। 15 से कहाँ डाला गया? 14 में डाला गया, स्थानांतरित किया गया ना, तो एक पीढ़ी तक स्थानांतरित किया गया। इससे डीएनए निष्कर्षित करने पर क्या पाया कि इसका घनत्व संकरित या फिर मध्य या 20 मिनट के बाद प्रथम पीढ़ी इस्चेरिचिया कोलाई 20 मिनट में विभाजित होता है। 20 मिनट के बाद में आपने प्रथम पीढ़ी में क्या देखा? इस्चेरिचिया कोलाई 20 मिनट में क्या हो रहा है? विभाजित होता है। डीएनए जो दूसरी पीढ़ी में यानी 40 मिनट बाद दूसरी पीढ़ी के संवर्धन से निष्कर्षित किया गया कि समान मात्रा में संकरित डीएनए हल्के डीएनए से मिलकर बना होता है। समान मात्रा में जो संकरित डीएनए है, संकरित डीएनए किससे मिलकर बना है? हल्के डीएनए से मिलकर बना है, अर्थात उसमें दोनों, संकरित बोल दिया ना, तो दोनों हैं। इस्चेरिचिया कोलाई के 80 मिनट के बाद में वृद्धि से प्राप्त डीएनए में हल्के व संकरित डीएनए घनत्व का अनुपात क्या होगा? इसी प्रकार ने 20 किया, फिर 40 किए, फिर उसके बाद हम 80 मिनट देख रहे हैं। तो ठीक इसी तरह का प्रयोग टेरेट व उनके सहयोगियों ने 1958 में वीसिया फाबा सेम पर नवनिर्मित डीएनए का गुणसूत्र में वितरण का पता लगाने के लिए विकर्ण सक्रिय थाइमिडीन का प्रयोग किया और इस प्रयोग से सिद्ध हो पाया कि गुणसूत्र में डीएनए अर्ध संरक्षित तरह से प्रतिकृति तैयार करता है, अर्ध संरक्षित तरह से प्रतिकृति तैयार करता है। कार्यप्रणाली व एंजाइम्स, हाँ, तो इस प्रकार आपने क्या देखा? उपरोक्त बातों से ये पता चला कि डीएनए किस तरीके से अर्ध संरक्षित तरह से प्रतिकृति को तैयार करता है। एक बार मैं आपको उसकी क्रियाविधि जो है अर्ध संरक्षित क्यों कहते हैं, है ना, अर्ध संरक्षित जो है उसको भी मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि डीएनए द्विगुणन की इस विधि में सबसे पहले पैतृक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये देखिए, अगर ये डीएनए है आपका, ठीक है ना, तो इसके पैतृक, ये हो गया पैतृक डीएनए। अब इसके जो स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे इस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या हुआ? इनके पैतृक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए और ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की भांति कार्य करेंगे, सिंगल सिंगल। ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग किसके भांति कार्य करेंगे? टेम्पलेट की भांति कार्य करेंगे और अपने संपूरक स्ट्रैंड का निर्माण करेंगे। अपने लिए एक एक स्ट्रैंड का निर्माण करेंगे क्योंकि ये सिंगल हो गए तो अब इनको सेकेंड स्ट्रैंड बनाना है, तो ये क्या करेंगे? अपने लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अर्थात संपूरक स्ट्रैंड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो नया डीएनए बनेगा, क्योंकि ये वाला पैतृक डीएनए, ये पैतृक डीएनए, पेरेंटल डीएनए, ये आपका क्या हो गया? पी डीएनए भी बोल सकते हो, ये पैतृक डीएनए है ना, पैतृक डीएनए है। तो द्विगुणन की विधि में क्या हो रहा है कि पैतृक डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? अलग अलग हो गए, ये अलग अलग हो गए। अब इनके अलग होने के पश्चात में ये दोनों किस तरह से कार्य करेंगे? टेम्पलेट के रूप में कार्य करने लग जाएंगे, अर्थात ये अपने लिए एक संपूरक स्ट्रैंड का निर्माण करेंगे। तो जो नया बनेगा, नया जो डीएनए बनेगा उसमें क्या विशेषता होगी? तो नवनिर्मित डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होंगे उसमें एक तो पुराना ही रहेगा, एक क्या रहेगा? पुराना। अब जब नया बनेगा तब, है ना, ये देखिए, ये आपके पास पुराना है, ठीक है। अब प्रत्येक ने क्या किया? अपने लिए एक एक स्ट्रैंड का निर्माण किया, तो उसमें जो दूसरा स्ट्रैंड आएगा, ये जो दूसरा स्ट्रैंड आएगा, ये ऐसे इस प्रकार से इसके लिए भी, है ना, तो जो दूसरा स्ट्रैंड आएगा वह नवनिर्मित होगा, एक पुराना और एक नया, ठीक है। तो इसी कारण से इसको अर्ध संरक्षित डीएनए द्विगुणन कहते हैं। अर्ध संरक्षित यानी आधा जो है वो पेरेंट से आया है और आधा भाग उसका क्या हो रहा है? नया बन रहा है, यानी एक स्ट्रैंड जो है वो पैतृक है और एक स्ट्रैंड उसका नया है, ठीक है। तो इस प्रकार नवनिर्मित डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में एक एक पुराना और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो नवनिर्मित है, इसीलिए इसको अर्ध संरक्षित डीएनए द्विगुणन कहते हैं। इसलिए चित्र में भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये वाले चित्र में आपको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जब ये सिंगल हो रहा है, यहाँ पर है ना, ये आपका पेरेंटल हो गया। अब यहाँ से ये अलग हो रहे हैं, दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे और अपने लिए एक एक नया स्ट्रैंड यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो इसमें एक जो है वो पुराना वाला ही है, ये देखिए रेड कलर वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो है वो पेरेंटल वाला है, और ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वो न्यू वाला है ना। तो इस प्रकार दोनों स्ट्रैंड अलग होने के पश्चात अपने लिए
पूरक स्ट्रैंड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आधा जो है वो पेरेंट से आ रहा है और आधा जो है वो नया है ना, एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और एक स्ट्रैंड नया है, इसलिए अर्ध संरक्षित डीएनए द्विगुणन कहा गया है इसको। यहाँ पर आपको मैंने डीएनए के बारे में, उसकी प्रतिकृति के बारे में, डीएनए बनाम आरएनए बताया, उसके प्रायोगिक प्रमाण बताए। तो इस वीडियो लेसन में उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।